बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपने देखा कि हमने अपनी एक्सरसाइज 6.4 को लास्ट लेक्चर अपने में वाइंड अप कर लिया था और हमारा जो एक्सरसाइजेस वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसकी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 की। आपकी एक्सरसाइज है ये रिव्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज ऑफ 6 चैप्टर। ये हम लोग आज करेंगे और हो सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मूव ऑन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है, जिसमें उसने कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपके सामने सवाल दिए गए हैं और आपने उनके जवाब देने हैं। ठीक है। डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने आपको निशान भी आई थिंक लगवाया था उस पे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है, अगर उसकी डेफिनेशन को देखा जाए, अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज or decrease in the same proportion by increasing or decreasing the other quantity is called the direct proportion। ठीक है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, और अगर एक चीज क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही कहलाएगा। ठीक है। ये होगी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। ठीक है। अगर आप देखें बुक से तो आपका पेज नंबर जो है वो आ जाएगा 79। पेज नंबर 79 है और उसमें देखिएगा ये आपके सामने पेज नंबर 79 है और ये थर्ड लास्ट बुलेट। ठीक है। अ रिलेशनशिप इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। और उसके बाद है व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में भी यहाँ पे ही आई थिंक डेफिनेशन लिखी होगी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यहाँ पे डेफिनेशन आई थिंक नहीं लिखी हुई, मैं आपको जो लिखवा रहा हूं वो लिखिएगा। टू रेशोज ऑफ थ्री क्वांटिटीज दैट कैन बी कंबाइंड इनटू अ कंटिन्यूड रेशो to express the relation of same three quantities, the final combination is called the continued ratio। ठीक है। आपकी तीन क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, और उनके दरमियान दो रेशियोज ली जाएंगी। ठीक है। और उनको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो कंटिन्यूड रेशियो आपकी बन जाएगी। ठीक है। ये जब आप तीनों हैं ये आपकी क्या है, कंटिन्यूड रेशियो है। ठीक है। यही आप करेंगे जो मैंने अभी आपको लिखवाई है। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पेज नंबर आप अगर ओपन करें 84, तो पेज नंबर 84 पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे और आप क्या इसको शो कर देंगे, ये स्पीड का फॉर्मूला। और देखिएगा कि इन्होंने अब पूछा क्या है, इन्होंने पूछा टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो ये वाला फॉर्मूला आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा इससे आप एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो इस स्टेप को भी आप कर दीजिएगा साथ ही, ठीक है, इन दोनों तरीके से। यानी यहाँ पे मैं टाइम को उठा के दूसरी तरफ लेके आऊं तो वो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड इस साइड पे डिवाइड था, ठीक है। सो ये भी आप साथ ही कर देंगे इसके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन स्पीड। तो इसकी भी मैंने डेफिनेशन आपको निशान लगवाई थी। सो 84 पेज नंबर है और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ स्पीड इधर लिखा हुआ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और हमने इसको डिस्कस भी कर लिया था, ठीक है। सो ये आप डेफिनेशन याद करेंगे और इसकी जगह लिख देंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। सो खाली जगह हमने क्या करनी है, पूर्ण करनी है, ठीक है। सो देखिएगा कि कितनी हमारे पास है खाली जगह है, ये हमारे पास है 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सो ये 6 खाली जगह है। सो डिस्टेंस इज, पहली देखिएगा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश एंड स्पीड। सो आप लोगों ने देखा कि डिस्टेंस जो है वो टाइम उसने बताया नहीं है, ठीक है, और स्पीड उसने बता दी। डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली देखें दोनों के दरमियान इक्वल है ना, यानी ये डिस्टेंस स्पीड के साथ भी डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। यानी जैसे यहाँ पे देखें ना, स्पीड जो है वो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आ जाएगी 1 बटा टाइम आ जाएगा। और जबकि डिस्टेंस के साथ ये इसके आमने सामने लिखा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टाइम के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें अगर आप, तो देखें डिस्टेंस है वो स्पीड के साथ क्या है, आमने सामने है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली डिस्टेंस टाइम के साथ भी आमने सामने है, तो यानी ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं कि स्पीड जो है, सॉरी, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड स्पीड। यानी फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, जो आपने फिल करनी है ब्लैंक में आएगा टाइम, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड वाली, नंबर ऑफ वर्कर्स इज डैश प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये मैंने आपको बताया भी था लेक्चर के दौरान, कोई एक लेक्चर में मैंने आपको दोनों बताए थे, रूल्स बताए थे इसके। सो नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम के, ठीक है। सो ये मैंने आपको समझा बताया भी था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये आप जहन में रखेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब देखिएगा थर्ड वन, द कम्बिनेशन ऑफ टू रेशोज ऑफ थ्री क्वांटिटीज। अभी हमने पढ़ा द कम्बिनेशन ऑफ टू रेशोज हैं, ये देखें, और थ्री क्वांटिटीज हैं। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डैश रेशो। सो यहां पे आ जाएगा कंटिन्यूड रेशो, कंटिन्यूड रेशो। अब देखिएगा ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है, ये आप ये जो फिल इन द ब्लैंक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशोज ऑफ थ्री क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ डैश रेशो, कंटिन्यूड रेशो। सो यही आपकी डेफिनेशन भी है। अगर आपको ये आसान लगे तो ये वाली लाइन आपने लिख लेनी है डेफिनेशन में, ठीक है, या फिर जो मैंने लिखवाई वो लिख लें, डिस्टेंस इक्वल डैश मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखें डिस्टेंस किसके इक्वल है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी स्पेस में क्या आएगा, स्पीड। सो ब्लैंक में स्पीड आ गया हमारे। अब नेक्स्ट देखें, स्पीड इक्वल डैश ओवर टाइम। तो देखेंगे स्पीड जो है डैश में डिस्टेंस लिखा हुआ और टाइम नीचे है, सो यानी यहां पे फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा, डिस्टेंस, ठीक। और देखिएगा इन टू रेशोज ए रेशो बी
एंड बी रेशो सी। एक आपकी है ए रेशो बी और एक आपकी है बी रेशो सी। सो दोनों में उसने क्या कहा है, बी इज कॉल्ड, जो बी है वो क्या है, तो देखिए इन दोनों में बी जो है दोनों में ही पाया जा रहा है ना, इसमें भी बी है इसमें भी बी है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन है दोनों में, क्या है, कॉमन। सो आप क्या लिख देंगे इसके आगे, इज कॉल्ड कॉमन मेंबर, COMMONMEMBER, ठीक है। सो कॉमन मेंबर है ये। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं अपने टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखिएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आपका है टिक द करेक्ट आंसर्स। सो इसकी 4 फिलिंग MCQs हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये आपके MCQs हैं। अब इनको आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। सो व्हेन वी कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो 36 किलोमीटर पर आवर है आपका और आपने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आपको पता है क्या करते हैं आप, जब आपके सामने 36 किलोमीटर पर आवर लिखा गया है और आपने इसको मीटर पर सेकंड में करना है, सो यू हैव टू यूज द मेथड दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। सो हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आप 36 लिखा रहने देंगे किलोमीटर, यानी के की जगह आप इसको किलो कहते हैं यानी 10 पावर 3, तो आप 1000 लिखेंगे, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे, पर आर है तो पर सेकंड में आपने करना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आ जाएगा और अगेन 60 से ही डिवाइड कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखिएगा 36 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 115200, ठीक है। और जब इसको हमने 60 और 60 3600 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 320। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3600 पे, सॉरी ये कैलकुलेशंस गलत हो गई, मैं दोबारा कर लूँ इससे ज़रा। 36 इंटू 1000 जब हमने किया तो हमारे पास 36,000 आया, जब हमने डिवाइड किया 60 पे तो हमारे पास 600 आ गया और फिर जब डिवाइड कर दिया 60 पे तो हमारे पास 10 आया, ठीक है। सो आपकी ऑप्शन देख लें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपकी सी बनेगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यानी सी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। सो अब देखिएगा हमारा एन इंटरवल बिटवीन टू हैपनिंग्स इज कॉल्ड टाइम, ठीक है। टाइम की डेफिनेशन है ये, एन इंटरवल बिटवीन टू हैपनिंग्स, ठीक है। सो ये टाइम होता है हमारा। अब देखें ये टाइम आपने क्वेश्चंस भी किए कि 3 बजे बस गई और 4 बजे सुबह पहुंची, तो इसके दौरान जो आपके आवर्स होंगे वो क्या होगा, आपका टाइम आ जाएगा ना, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चंस किए भी हैं। सो अब देखें कि आ जाता है हमारे पास 2:5 और इक्वल है ये x:20 के। तो आप लोगों ने x फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो x किस तरीके से फाइंड आउट होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो मीन को करें तो 5x आ जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम्स को करें तो 2 20 40 आ जाएगा, ठीक है। और 5 पे जब डिवाइड कर देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। सो 8 हमारा आंसर आ गया। सो 8 ऑप्शन देख लें आप, थर्ड ऑप्शन आपकी 8 बन रही है, यानी सी ऑप्शन, आई थिंक सी ऑप्शन जो है वो आपकी, सॉरी डी ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन आपकी 8 बन रही है, ठीक है। और
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, और इसमें भी देख लेना सेकंड वाले में आपकी ए बन रही है, ठीक है, ऑप्शन यानी टाइम। फोर्थ वन देखिए, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक आदमी है, ये आसान सा है, बाकी आपने करना चाहे तो आप वही मेथड लगा के आप खुद भी कर सकते हैं इसको, मैं डायरेक्टली इसको करवाऊंगा आपको, ठीक है। अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, एक बंदा है जो 1 किलोमीटर जो है पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यानी 1 घंटे में 1 किलोमीटर वो तय कर रहा है, ठीक है। इन 30 मिनट्स ही विल टेक, अब उसने कहा है कि 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर कर रहा है तो 30 मिनट में कितना करेगा, तो 30 मिनट आपको पता है 1 घंटे का हाफ होता है, यानी 60 मिनट्स 1 घंटे में होते हैं, तो 30 मिनट्स हाफ हो गए, तो यानी आप किलोमीटर का भी हाफ कर दें, 1 है तो हाफ किलोमीटर ये करेगा 30 मिनट में। सो दैट इज योर आंसर। तो ये थी आपकी डायरेक्ट टेक्निक जिसको आपने यूज करके इसका आंसर निकाला। सो ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी सी ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शंस आपकी कौन कौन सी हो गई, सी, फिर ए, और फिर डी, और फिर आपकी सी ऑप्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6, ठीक है। सो इसके बाद 2 क्वेश्चंस और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 4 एंड 5। सो उसको देखते हैं हम लोग। सो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द टेबल। टेबल में दी गई मिसिंग टर्म्स को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y, फिर उसने बता भी दिया कि x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है। सो ये उसने बता भी दिया हमें, यानी हमें पता चल रहा है x को देखें और y देखें, ठीक है, x आपका है और एक y है, ठीक। सो ये आपका टेबल 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है, एंड ये आपकी हो गई टेबल बन गया, ठीक है। और मिसिंग इसमें क्या है, 4 12 16, 4 12 एंड 16। सो अब उसने कहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y, यानी देखिए 2 4 6 8 10, x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या है कि y भी इंक्रीज करेगा, यानी 4 है, 4 के बाद देखिए यहां पे गैप हमने अब डिसाइड करना है कितना आएगा, देखिए 4 12 और 16, 12 और 16 के दरमियान 4 का गैप आ रहा है, और अगर मैं यहां से भी 4 का गैप रखूं और इधर भी 4 का गैप रखूं तो यहाँ पे 8 आएगा, ये देखें ये 2 का पहाड़ा बन रहा है, 2 4 6 8 10, जबकि ये देखें 4 8 12 16 20, ये 4 का पहाड़ा बन गया, यानी हमने मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए कि यहाँ पे अगर 2 का फर्क आ रहा है तो यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा था कि 4 का फर्क होगा, सो मैंने 4 का फर्क डाल के 8 और 20 लिख दिया, ठीक है। देखिए 16 और 20 के दरमियान भी 4 का फर्क, 4 और 8 के दरमियान भी 4 का फर्क, 12 और 8 के दरमियान भी 4 का फर्क, 12 और 16 के दरमियान भी 4 का फर्क, यानी 4 के डिफरेंस से ये सारे, और ये 2 के डिफरेंस से सारे हैं, ठीक है, 2 के डिस्टेंस से और 4 के डिस्टेंस से सारे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक टेबल दिया गया है, ठीक है, और टेबल में हमारे पास वही x और y मौजूद हैं, और कितने मेंबर्स हैं इधर, 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 एंड 8, और नीचे हमारे पास ये है 24 12 24 12, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में 3 दिया गया है, ठीक है। आप देखिएगा ये थोड़ी सी अक्लमंदी वाला सवाल आ चुका है, ठीक है। अब बता भी दिया उसने, x is find the missing terms in the table if x is inversely proportional to the y, यानी x अब की बार क्या है, inversely proportional to the y है, ठीक है, यानी y और x क्या है, आपस में inversely proportional है, ठीक है। x is inversely proportional to the y, ठीक है। अब देखिए कि अब हमने मिसिंग फाइंड आउट करने हैं नंबर्स,
1 2 4 6 एंड 8। देखिएगा पहले दो के दरमियान हमारा कितना डिफरेंस आया, एक का, ठीक है, एक है और ये दो है, ठीक। और देखिएगा अगले में आपका एक सीक्वेंस चल पड़ा 2 का डिफरेंस, यानी 2 4 6 8, ठीक है, ये चल पड़ा हमारा। इसी तरह देखिएगा यहां से मैंने किया तो 3 के बाद मैं 4 लिख देता हूं, लिख दिया मैंने 4 3 के बाद, ठीक है। अब देखें अब क्या डिफरेंस आएगा, 4 लिख दिया। अब देखिए पहले के बाद एक डिफरेंस था, फिर यहां पे दो डिफरेंस आ गए, यानी दो दो नंबर्स का डिफरेंस चलने लग पड़ा, ठीक है। सो मैं यहां भी कर देता हूं, यहां 2 का डिफरेंस छोड़ के 6 लिख देता हूं, ठीक है। ये देखें यहां पे देखें पहले में एक डिफरेंस मैंने भी एक रख दिया, दूसरे में 2 का डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस रख दिया मैंने 4 और 6 का, ठीक है। 4 के बाद 6 आता है, 2 अगर जमा कर दें तो मैंने वो रख दिया। आगे देखें 6 8, तो यहां पे देखें 3 4 6, आगे देखें 6 के अंदर 6 जमा कर दिया उसने तो 12 आ गया, 12 के अंदर 12 ही जमा कर दिए तो 24 आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या होनी थी, 24 के अंदर 24 ऐड कर देंगे तो 48 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आ जानी थी, 96 आ जानी थी। तो इस तरीके से आप हिंट्स के जरिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज द हिंट फ्रॉम माय साइड। सो आप इसको भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो डू योर ऑन मेथड, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा मेथड था, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 उसको देखते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, ठीक है। फाइनेंस मींस कैश से रिलेटेड होता है, आपकी आमदनी से रिलेटेड फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंशियल अरिथमेटिक, ठीक है। सो दैट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर। सो यूनिट नंबर आपका 7 है, 7, और इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर कुछ लोगों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट है, अगर किसी का किसी भी चीज़ में अगर आप रेंट्स पे जाते हैं, आप इसके अलावा कोई भी ऐसी गाड़ी परचेज करते हैं, बाइक परचेज करते हैं, सो यू हैव टू गिव देम टैक्सेस, ठीक है। सो आपको टैक्सेस भी उन्हें देने होते हैं, ठीक है, रादर देन द पेमेंट ऑफ योर बाइक और एक्सेट्रा दैट यू बाय, ठीक है। सो यानी कि आप लोगों को अपनी जो बाइक की कीमत है, फर्ज करें आप एक ब्रांड पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे आपको 8,000 की शर्ट मिल रही है, फर्जी वैल्यू 8,000 ना करें, 800 रुपए की शर्ट आप कह लें, 800 रुपए की आपको शर्ट मिल रही है, ठीक है। सो इस पे वो टैक्स इनकर करते हैं, दैट इज 16% टैक्स वो इनकर करते हैं आपसे, जो कि वो टैक्स खुद नहीं रखते, वो टैक्स उनको गवर्नमेंट को पे करना होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन टैक्सेस के जरिए हमारी स्टेट को चलाती है। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, आपको पता है, एक स्टेट है ये, ठीक है, ये कंट्री एक स्टेट है। सो इस कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट को किस चीज की जरूरत होती है, टैक्सेस की। तो वो टैक्सेस क्या करती है, वो हमसे ही लेती है, हम जो चीजें लेते हैं, ठीक है। गाड़ी ली आपने, कार ली, कार आपको मिली 9 लाख की, आपको गवर्नमेंट ने टैक्स दे दिया फर्ज करें 1 लाख का, ये एक्स्ट्रा है, ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, ये आपके पास आएगा, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट के पास गया एज अ टैक्स, और ये आपके पास आया एज अ इनकम, ठीक है। सॉरी इनकम नहीं आप कहेंगे इसे आप कहेंगे एज योर सेल, ठीक है, ठीक है। ये आपने सेल की, वो आपकी सेलिंग प्राइस है,
ये टैक्स प्राइस है जो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। सो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप जब भी एक पत्ती का अगर डिब्बा भी लेने जाएं, जैसे कि तपाल की अगर आप पत्ती लेने जा रहे हैं, ठीक है, सो आप लोग उसके नीचे जब आप देखेंगे जहां एक्सपायरी वगैरह चीजें लिखी होती हैं, उधर रुपीज लिखा होता है। रुपीज में लिखा होता है कि 78 रुपीज की ये है, फर्जी वैल्यू है, प्लस उसमें ST लिखा होगा, दैट इज योर सेल टैक्स। S stands for sale and T stand for tax। ये टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लेती है और वो होगा 4.8 समथिंग। सो ये आपकी जो पत्ती होगी वो आप 82.8 में आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि ये प्राइस जाएगी हमारे कस्टमर सॉरी जो कंपनी है वो लेगी, यानी जो सेल कर रहा है वो लेगा, और ये जो है ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगी जिससे हमारी स्टेट चलेगी, ठीक है। सो अब हम लोग डेफिनेशंस को अगर देखें तो डेफिनेशन में आपको सबसे पहले जो है टैक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो टैक्स की डेफिनेशन जो है उसको लिख लें आप। व्हाट इज मेंट बाय टैक्स, तो लिखिए आप जरा, गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन अ स्टेट, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट कलेक्ट्स एन अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक एंड provide them facilities, this amount is called a tax, ठीक है। कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट को चलाने के लिए उसको पैसों की जरूरत होती है, और ये जो है वो पब्लिक से लेती है पैसे, ठीक है, पब्लिक से पैसे लेती है एज आ टैक्स, टैक्स के तौर पे पब्लिक से पैसे लेती है गवर्नमेंट, और इन टैक्सेस को कलेक्ट करके हमारे जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरीज भी मिलती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरीज दी जाती हैं। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिजेस बना देती है, फिर इसके अलावा गवर्नमेंट जो है स्कूल्स बना देती है, स्कूल्स फंड्स उनके लिए हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाती हैं, उन पे मोटरवेज आपके बन जाते हैं, ठीक है। यानी कोई भी तरक्की याफ्ता काम जिसे हम कहते हैं वो करवाती है ताकि हमारी नेशन बिल्ड हो सके, ठीक है। सो और इस तरह ही हुकूमत जो है वो चलती है, ठीक है। सो ये था हमारा टैक्स से रिलेटेड। सो होप सो कि आपने टैक्स की डेफिनेशन लिख ली होगी। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन अ स्टेट, फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट कलेक्ट एन अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड देम फैसिलिटीज, दिस अमाउंट इज कॉल्ड अ टैक्स, ठीक है। सो अब हम लोग करेंगे डिफाइन द जनरल टैक्स। अब आपको पता चलना चाहिए जनरल टैक्स क्या होता है, डेफिनेशन, इसलिए मैंने कहा डिफाइन द जनरल टैक्स, यानी हम इलेबोरेट करेंगे अब जनरल टैक्स को, ठीक है। सो जनरल टैक्स अभी मैंने आपको बता दिया कि 16% हम लोग देते हैं, ठीक है। आपने 800 रुपए की शर्ट ली, इस पे 800 का 16% एड ऑन होके ये शर्ट आपकी क्या हो जाएगी, 800 से 16% अगर फर्ज करेंगे 1000 रुपए में बन जाती है, ठीक है। सो ये जो 1000 रुपए है ये आपने कमाया, ये आपकी सेल हुई, आपने इसमें से कितना रखा 800, और जबकि 200 रुपया आपने जो आपका जनरल सेल टैक्स था एक पर आइटम के ऊपर वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है, दैट यू विल गिव टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सो यानी आपको पता चल गया कि जनरल सेल टैक्स क्या होता है। सो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो आपके पेज नंबर आई थिंक यहाँ पे जनरल सेल टैक्स, जी जनरल सेल टैक्स आपका पेज नंबर 90 है, और टॉप पे देखें आप जनरल सेल टैक्स की डेफिनेशन होगी GST, ठीक है, हेडिंग भी लिखी हुई है। सो देखिएगा, द टैक्स अ बायर पेज टू द सेलर at time of buying things is called general sale tax। आप खरीदने गए हैं तो आपने उसको जो टैक्स पे किया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, खरीदते वक्त उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल सेल टैक्स कहेंगे, ठीक है। और एक और चीज इसमें आपको सामने कॉन्सेप्ट है जो कि है प्रॉपर्टी टैक्स का, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, अ टैक्स विच इज रिसीव्ड ऑन अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स। ऐसा टैक्स जो कि प्रॉपर्टी पर लिया जाता है वो क्या होता है,
प्रॉपर्टी टैक्स होता है। सो पेज नंबर 89 ओपन करें अगर आप, तो आपके सामने ये प्रॉपर्टी टैक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। द टैक्स व्हिच इज रिसीव्ड ऑन अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स। और आगे देखें, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ प्रोविंशियल tax paid on the value of a property. It is generally paid at a flat rate of 2%, but the tax rate vary depending on the province. तो आगे उन्होंने बात की है कि जनरली ये 2% होता है, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज सेल करवाई है, किसी की प्रॉपर्टी सेल करवाई है, तो आपको 2000 रुपीज उसका क्या मिल जाता है, टैक्स मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। सो ये वेरी करती है प्रोविंस टू प्रोविंस, और इसमें आपकी और भी चीजें शामिल हो जाती हैं। दैट इज बेस्ड ऑन योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। सो प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो कि प्रॉपर्टी पर लिया जाए, ठीक है। So hope so you understand the unit number 7, and inshallah we will start it in the next lecture. So take care, and if any mistake occurs so please correct it, ठीक है। और गलती इंसान से हो जाती है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।